वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। वेलकम टू क्विक स्टडी मटेरियल। आज है आपका 22 फरवरी और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही आपके एग्जाम के लिहाज से जो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है ना, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा हम उन सभी क्वेश्चंस को भी रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि टाइम्स मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आप इमेज देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को। किसको? डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। अगर हम इनकी बात करें तो ये असम की ना वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं। कहाँ की? असम की वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, क्या है? असम की बायोलॉजिस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहीं पे अगर मैं बात करूं तो इनके बारे में ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखनी है? जैसे अगर सबसे पहले मैं कहूं कि अ, इसके अंदर ये जो मतलब इस इमेज के अंदर जो आप इनके हाथ में एक पक्षी की फोटो देख रहे हैं, इस पक्षी का नाम है हरगिला। दरअसल ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हरगिला। हरगिला जो है ये एक तरह का पक्षी है जो लुप्त प्राय होने की स्थिति में था। तो उन्होंने क्या किया है, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन की बात करें तो इन्होंने ना इसकी प्रजाति को भी, यानी इसकी जो आबादी है इसको बढ़ाने में भी मदद की थी। ठीक है, और ये वन्य जीव जीव विज्ञानी भी आप कह सकते हैं हिंदी में इसको, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट की जगह पे। और अभी जो टाइम्स मैगजीन है ना, इस ये जो सूची जारी की है, इस सूची में कुल 13 महिलाओं को शामिल किया है। दरअसल ये जो सूची जारी करता है ना, ये हमेशा 13 महिलाओं को शामिल करता है। अब इसमें से एक जो है वो कोई अगर भारतीय महिला है तो वो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सूची में एक भारतीय महिला है। ठीक है, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। टाइम मैगजीन्स की बात करूं तो ये एक अमेरिकी मीडिया कंपनी है जिसकी स्थापना 1923 में होती है। कब? 1923 में होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ये आपको ध्यान रखना है। अब एक और चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि अभी 2024 में डॉक्टर डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को ना विटली गोल्ड अवार्ड दिया गया था, जो पर्यावरण से रिलेटेड अवार्ड है, आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड अवार्ड है। और 2022 में इनको यूएनईपी के द्वारा ना चैंपियंस ऑफ द अर्थ का जो अवार्ड है वो भी दिया गया था। तो काफी पॉपुलर ये महिला हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा। और अभी टाइम मैगजीन की जो वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की जो सूची थी जिसमें 13 महिलाओं को शामिल किया गया था, उसमें से ये एक भारतीय महिला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ओपेक प्लस ये है क्या चीज, पहले तो इस चीज को समझिए। ओपेक की बात करें अगर हम यहां पर, तो ओपेक जो है ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक समूह है। किसका? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक समूह है, या फिर आप क्या कह सकते हैं कि एक संगठन है जिसे हम ओपेक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें यहां पर तो अभी जो ब्राजील है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, ब्राजील जो है वो इसके अंदर शामिल हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं ध्यान से देखिएगा बताने वाला हूं। ब्राजील के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये कि अभी आपने 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था कि ब्रिक्स समूह की जो मेजबानी है, जो ब्रिक्स जो सम्मेलन है, उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो ब्राजील करेगा। तो पहला तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रिक्स 2025 जो है ना, ये जो है कहां पर आयोजित होगा? तो ये आपका ब्राजील में आयोजित होगा। दूसरा, अभी G20 2024, 2023 में G20 कहाँ हुआ था? हमारे यहाँ पे हुआ था। लेकिन जो 2024 में जो G20 की मेजबानी की थी वो किसने की थी? वो ब्राजील ने की थी। वहीं पे कोप 29 का आयोजन आपने कई बार पढ़ा, अजरबैजान बाकू में हुआ था, है ना, 2024 में। अब कोप 29 के बाद क्या आएगा आपका? कोप 30। यानी ये क्या है? कोप 30 क्या है? ये आपका जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, जो कहां पर आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा आपका ब्राजील के अंदर। कब? तो नवंबर महीने के आसपास आपका आयोजित होगा। नवंबर 2025 में आयोजित होगा अभी कोप 30 का। ये कहां पर? ब्राजील में, है ना। जो जलवायु शिखर सम्मेलन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोप 29 तो पूछा भी गया था, 28 पूछा गया था, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। फिर वहीं पे वुमेन्स
इसकी बात कर रहे हैं, वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होता है, एक तो फुटबॉल वर्ल्ड कप आपको पता ही है, एक महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है, जिसका आयोजन कब होगा? 2027 में होगा। और ये कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये भी आपका ब्राजील में आयोजित होगा। ये वो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। ठीक है? तो ब्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ पर? ब्राजील में। कोप 30 कहाँ पे होगा? ब्राजील में होगा। वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ होगा? ये भी ब्राजील में होगा। तो ब्राजील से ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ब्राजील है कहाँ पर? तो एक बार मैप में देखिए ब्राजील को। ये जो आप मैप देख रहे हैं यहाँ पर, ये साउथ अमेरिका महाद्वीप का मैप है, और इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, यही है आपका ब्राजील। ठीक है? तो कौन से महाद्वीप में स्थित है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप या साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपका स्थित है ये। अब ब्राजील की बात करें तो ये देखिए, जो आप देख रहे हैं ना ब्राजील को, ब्राजील की राजधानी क्या है? तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। क्या है? ब्राजीलिया जो है वो इसकी राजधानी है। रियल जो है वो इसकी यहाँ की मुद्रा है। लूला डी सिल्वा का नाम ध्यान रखिएगा, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। क्योंकि ये देश इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी राजधानी, मुद्रा, सब कुछ आपको ध्यान रखना है। काफी अभी चर्चा में है आपका ब्राजील। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, और वो क्या था? वो ये है कि ब्राजील जो है ना, ये इस महाद्वीप में स्थित जितने भी देश हैं, उन सभी देशों से इसकी सीमा लगती है, सिवाय 2 देशों को छोड़ करके। एक है आपका इक्वाडोर। इक्वाडोर से देखिए ब्राजील की सीमा नहीं लगती। और एक है आपका चिली। चिली से भी ब्राजील की सीमा नहीं लगती। बाकी अगर देखा जाए तो इस पूरे महाद्वीप में जितने भी देश हैं, उन सभी देशों से सीमा किसकी लगती है? जो इसकी बॉर्डर लगती है वो ब्राजील से लगती है। ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। सिर्फ 2 देशों से इसकी सीमा नहीं लगती है, बाकी पूरे महाद्वीप के सभी देशों से सीमा लगती है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका, कि कॉफी के उत्पादन में ना विश्व में नंबर 1 स्थान किसका है? यानी कॉफी उत्पादन में विश्व में जो शीर्ष पर है वो कौन है? वो आपका ब्राजील है। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अली ए लिगांग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो ये जो अली ए लिगांग फेस्टिवल है, ये दरअसल पूर्वोत्तर के राज्यों में मनाया जाता है ना? किसके द्वारा मनाया जाता है? तो एक मिसिंग जनजाति है। कौन सी जनजाति? मिसिंग जनजाति। तो मिसिंग जनजाति द्वारा ये फेस्टिवल मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर के राज्यों में निवास करती है। कुछ हिस्सा इसका अरुणाचल प्रदेश में भी है ना? लेकिन ज्यादातर हिस्सा आपको ध्यान रखना है असम में। तो मुख्य रूप से कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो मुख्य रूप से असम आपको ध्यान रखना है। अभी न्यूज में यही आपका चर्चा में था। तो असम के अंदर अली ए लियांग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। अली ए लियांग का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है फलों की पहली बुआई, यानी फलों की बुआई इसका अर्थ होता है। अब होता क्या, देखिए बुआई का जो मतलब जो त्योहार होता है ना, कोई भी, जैसे एक तरह का फसल उत्सव है, कृषि उत्सव एक तरह का। इसके अंदर क्या होता है, जब नई फसल को हम बोते हैं, है ना, तो उसी का प्रतीक है, उसी के प्रतीक के रूप में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। ठीक है? और इस दौरान एक नृत्य भी किया जाता है। ये जो आप नृत्य देख रहे हैं, एक नृत्य भी किया जाता है इस फेस्टिवल के दौरान। और इस नृत्य का नाम ध्यान रखिएगा, गुमराग। क्या है? गुम राग। तो गुमराग नृत्य कब किया जाता है? इसी दौरान किया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वन मैन ऑफिस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, इसे किसने लॉन्च किया है? तो वन मैन ऑफिस डिजिटल प्लेटफॉर्म ये है क्या चीज? तो ये अगर हम बात करें तो एजेंटों और बिक्री सहयोगियों को पॉलिसी बेचने और व्यवसाय को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है ये। और 24 घंटे अगर हम बात करें तो जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, उनको निर्बाध रूप से ये अपनी सेवा देने के लिए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है एलआईसी के द्वारा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है ना? एलआईसी की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या भारतीय जीवन बीमा निगम इसका पूरा नाम है। और अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है? इस प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया? तो एलआईसी ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसे हम क्या बोलते हैं? एनसीएसटी शॉर्ट में, यानी हम अगर कहें इसको तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका भी हाल ही में 22वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 19 फरवरी 2025 को। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है।
अच्छा, इसी स्थापना दिवस की बात करें तो इस दौरान एक समारोह का भी आयोजन किया गया था, स्थापना दिवस समारोह। ये जो समारोह का आयोजन किया गया था, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया था। कहाँ पर? नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक समारोह का आयोजन भी किया गया था, वो भी ध्यान रखिएगा। ठीक है? और अब हम बात करेंगे थोड़ा-सा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये अनुसूचित में ना ये ई की मात्रा इधर रहती है, इधर नहीं रहती है, ठीक है? तो क्या है कि हिंदी टाइपिंग नहीं आती, मैं गूगल ट्रांसलेशन का यूज़ करता हूँ, तो थोड़ा-सा क्या है कि ये आपको हल्का-सा टाइपिंग मिस्टेक मात्रा की देखने को मिल रही है। ये जो ई की मात्रा इधर है, ये छोटी ई की मात्रा होगी, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कमेंट में एकदम भर देते हैं कि सर ई की मात्रा गलत है, सर ऊ की मात्रा गलत है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है? बात करते हैं थोड़ा सा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करें तो ये एक संवैधानिक निकाय है, आपको ध्यान रखना है। वहीं पे आपको ध्यान क्या रखना है इंपॉर्टेंट, कि 89th संविधान संशोधन यानी 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत इसकी स्थापना की जाती है। और इस अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल ध्यान रखिएगा, 338 ए आपको ध्यान रखना है, 338 ए आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए, अगर हम बात करें तो पहले क्या था, पहले आर्टिकल 338 में दोनों का उल्लेख था। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। आर्टिकल 338 में दोनों का उल्लेख था, किसका? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का भी उल्लेख था और किसका था? जनजाति आयोग का भी उल्लेख था। ठीक है? तो यहां पर क्या हुआ कि बाद में 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत इन इसकी ना स्थापना होती है। कब? 19 फरवरी 2004 को जनजाति आयोग की स्थापना होती है। तो अब इसका जो आर्टिकल था जनजाति आयोग वाले का, ये हो गया 338 ए। ठीक है? और एक आर्टिकल ध्यान रखिएगा 338 बी, इसमें किसका उल्लेख है? तो इसमें ओबीसी आयोग का उल्लेख है। ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं आपके, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अब आर्टिकल 338 जो है यानी 338 है, इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं। और आर्टिकल 338 ए में जनजाति आयोग यानी शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहे हैं। और आर्टिकल 338 बी में ओबीसी आयोग की बात कही गई है। तो ये आर्टिकल तीनों आपको ध्यान रखना है, याद हो जाएगा। चलिए, इसके अलावा हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना 2004 में 19 फरवरी को हुई थी और अभी 19 फरवरी को हमने 22वां स्थापना दिवस मनाया है। मुख्यालय की अगर हम बात करें, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष की बात करूं मैं तो अंतर सिंह आर्या का नाम आपको ध्यान रखना है, जो इसके अध्यक्ष हैं। और प्रथम अध्यक्ष की बात करूं तो कौन? कुंवर सिंह का नाम ध्यान रखिएगा। इस आयोग के पहले अध्यक्ष कुंवर सिंह थे। एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर, इस आयोग के अंदर अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष तो एक होंगे, ठीक, एक उपाध्यक्ष होंगे। और साथ ही आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर 3 पूर्णकालिक सदस्य भी होते हैं इस आयोग के अंदर। और इसमें से एक महिला का होना अनिवार्य है, इन सदस्यों में एक महिला जरूर होनी चाहिए। ठीक है? इसके बाद जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का कार्यकाल होता है। कितने साल का कार्यकाल होता है? 3 साल का। और 2 बार से ज्यादा, मतलब 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकते इस आयोग के मेंबर। अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, 2 बार से ज्यादा नहीं बनेंगे। ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना है। नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। समझ में आया? फिर उद्देश्य क्या है भाई? सीधी सी बात है, उद्देश्य यही है कि जो अनुसूचित जो जनजाति है उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना और उनको शोषण से बचाना, ताकि उनका कोई शोषण ना कर सके। ठीक है? इसीलिए इसका आयोग का गठन किया गया है। समझ में आया? बहुत सिंपल तरीके से आराम से मैंने समझाया है, शायद ही आपको कोई ऐसी चीज हो जो ना समझ में आए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है ये मनाया गया है 21 फरवरी को, यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात करूं अगर मैं, तो पहली बार इसको कब मनाया गया है? पहली बार इसको मनाया गया है सन 2000 में। ठीक है? और अभी 2025 चल रहा है और इसका क्या हुआ है? इसकी सिल्वर जुबली हुई है, यानी रजत समारोह। तो आपको ध्यान रखना है 25 साल पूरे हुए हैं, तो जो थीम रखी गई है वो रखी गई है
अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की रजत जयंती समारोह, ये इस बार की इसकी थीम है। 25 साल पूरे हुए हैं, तो थीम भी इसी से मिलती जुलती रखी गई है, तो याद हो जाएगा, इजी भी है। ठीक है, और हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2025 में सोल लीडरशिप सम्मेलन 2025 का पहला संस्करण कहां पर आयोजित हुआ है? क्योंकि पहला संस्करण है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो पहले संस्करण का आयोजन किया गया है वो कहां पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली के अंदर जो भरत मंडपम है उसी के अंदर किया गया है। ठीक है, बात करें यहाँ पर तो ध्यान से देखिएगा, पहला संस्करण है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्घाटन किसने किया है ना? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया। कहां पर? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। 21 से 22 फरवरी तक चला था, यानी 2 दिवसीय ये आपका सम्मेलन था। इसके अंदर मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है, जो मुख्य अतिथि थे वो आपके भूटान के प्रधानमंत्री थे, जो हमारे भारत यात्रा पर इसीलिए आए थे। तो भूटान के प्रधानमंत्री जो सेरिंग टोब्गे हैं, इनका पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, क्या है? दासो सेरिंग टोब्गे। इन्होंने क्या किया था, इस सोल लीडरशिप सम्मेलन के अंदर ना मुख्य भाषण दिया था, है ना? जो स्पीच मुख्य रूप से दिया था वो इन्होंने मुख्य स्पीच, मेन स्पीच इन्होंने दिया था भूटान के प्रधानमंत्री ने। तो यहाँ पर भूटान के प्रधानमंत्री का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वैसे भी आपके पड़ोसी देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजधानी, ये सब आपको पता होना ही होना चाहिए। उद्देश्य क्या है इस सम्मेलन का? तो उद्देश्य आपको ध्यान रखना है कि खेल, कला, राजनीति, मीडिया, नीति, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र के जो लीडर्स हैं, है ना? उनके जो लीडर हैं वो युवा पीढ़ियों को क्या करें, प्रेरित करने के लिए, उनको कैसे सफलता मिली, क्या असफलता थी, उन सब चीजों को साझा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना, यानी एक मंच प्रदान करना इसका उद्देश्य है। सोल की बात करें तो स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप इसकी फुल फॉर्म होती है। ये जो आपकी इंस्टीट्यूशन है ये कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात के अंदर स्थित है, जो गिफ्ट सिटी है वहां पर। तो सोल की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, इसी के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, और उद्घाटन पीएम मोदी ने और मुख्य भाषण किसने दिया? भूटान के प्रधानमंत्री ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? तो भारत जो है वो दुनिया का दूसरा देश बना है ईपीएल शुरू करने वाला। ईपीएल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस। अब इसको ना एकदम और सिंपल लैंग्वेज में सुनिए, पायलटों का डिजिटल लाइसेंस। इसका मतलब क्या है? पायलटों का डिजिटल लाइसेंस, यानी जो फिजिकल लाइसेंस है उसकी जगह पे जो आपका लाइसेंस है वो डिजिटल हो जाएगा। अब समझिएगा, मान लीजिए आप लोगों में से बहुत से लोग गाड़ी चलाते होंगे, चाहे टू व्हीलर चलाते हो चाहे फोर व्हीलर चलाते हो। तो आप लोगों में से जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। अपने भारत की बात कर रहा हूं मैं। तो उस लाइसेंस की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, एक प्रिंटिंग कार्ड टाइप का होता था ना, एक कार्ड जैसा होता था जिसके वो प्रिंट होता था पूरा, कि आपका किस कब से कब तक वैलिडिटी है, आपका नाम क्या है, मतलब ये प्रूफ करता था कि आप गाड़ी चलाने योग्य हैं। तो ये जो लाइसेंस होता था ये फिजिकल होता था। बाद में एक डिजी लॉकर नाम का ऐप सरकार ने लॉन्च किया था। उस ऐप के अंदर आप अपने इस लाइसेंस को क्या रख सकते हैं, डिजिटल रूप से सुरक्षित रख सकते हैं। अब आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको अपने लाइसेंस या गाड़ी के कागज या मार्कशीट सब कुछ आप डिजिटल रूप से यहाँ पर रख सकते हैं। और कभी भी अगर आपकी चेकिंग होती है तो आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल लाइसेंस दिखा सकते हैं। तो फिजिकल से आप किस पे आए, डिजिटल पे आए। अब पहले क्या होता था, पहले तो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, अगर ओरिजिनल लाइसेंस नहीं है, या अगर डिजिटल रूप से आप फोटो भी दिखाते थे तो नहीं मानते थे ना। अब तो डिजिटल हो गया है, तो अब अगर आप फोटो भी दिखा देते हैं तो काम हो जाता है। तो सेम यही काम होता है, जो हवाई जहाज उड़ाने वाले जो पायलट हैं उनके पास भी क्या होता था, फिजिकल लाइसेंस होता था। और फिजिकल लाइसेंस यानी एकदम प्रिंटर वाला लाइसेंस है ना, जो प्रिंटिंग लाइसेंस होता था। अब क्या किया गया है, इन पायलटों का डिजिटल लाइसेंस, इसी को हम बोलते हैं ईपीएल, यानी इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस। तो ये एक तरह का क्या है, एक तरह का ये डिजिटल लाइसेंस है, जो डीजीसीए के द्वारा, किसके द्वारा, डीजीसीए के द्वारा जारी किया गया है। और देश का जो पहला ईपीएल लाइसेंस जारी किया गया, यानी जो मिला है, वो इशिता भार्गव को मिला है। ये आप देख रहे हैं इशिता भार्गव को। इशिता भार्गव जो है ये जबलपुर की हैं। जबलपुर कहाँ, मध्य प्रदेश की। तो ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि ईपीएल क्या है। तो ईपीएल ये है कि अब डिजिटल लाइसेंस है, अब प्रिंटिंग लाइसेंस, फिजिकल लाइसेंस रखने की जरूरत नहीं है। और ऐसा करने वाला जो पहला देश था वो आपका चीन था। भारत जो है वो दूसरा देश बना है अभी दुनिया का।
और सबसे पहला जो ईपीएल लाइसेंस जारी किया गया है वो इशिता भार्गव का किया गया है, यानी इशिता भार्गव जो है वो जबलपुर की हैं। तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि पहला जो चीज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आया? आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए, नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो के राम मोहन नायडू का नाम आपको ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये डीजीसीए के अभी एक नए महानिदेशक के बारे में मैंने चर्चा की थी। अभी जो इसके नए महानिदेशक बने थे, किसी को याद आ रहा है? बताइए फटाफट। फैज अहमद किदवई, अब तो याद आ गया होगा। ये अभी डीजीसीए के क्या बने थे? महानिदेशक बने हैं, नए महानिदेशक बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे जिनका कार्यकाल जो है हाल ही में 2 साल के लिए बढ़ाया गया है? तो अभी जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी जो वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इनका कार्यकाल अभी 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। इनका नाम है वी अनंत नागेश्वर। क्या नाम है? वी अनंत नागेश्वर। तो ये अभी वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। आप इनकी इमेज देख पा रहे हैं यहाँ पर। इनका कार्यकाल जो बढ़ाया गया है वो कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो 31 मार्च 2027 तक के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ठीक है, अभी 2025 में इनका कार्यकाल खत्म हुआ था। फिर बात करें जे अंजारिया का नाम ध्यान रखिएगा। ये भारत के ना प्रथम मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था आपका कि भारत के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो जे अंजारिया का नाम ध्यान रखिएगा। संजय मल्होत्रा की बात करें तो अभी आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं ज्ञानेश कुमार की। तो ज्ञानेश कुमार जो हैं ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं, या मुख्य चुनाव आयुक्त भी इनको कह सकते हैं, है ना? और ये भी 26वें नंबर के हैं। तो एक साथ दो चीजें आपको याद हो जाएंगी। आरबीआई के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा, मुख्य चुनाव आयुक्त 26वें नंबर के कौन है? ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए सम्मानित करने का जो फैसला किया है वो किसने किया है? तो अंगदाताओं की बात करें यानी ऐसे लोग जो अपने अंग को दान करते हैं, है ना, लोगों की जीवन बचाने के लिए, उनकी बात करें तो अभी एक केंद्र शासित प्रदेश है पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी ने यह फैसला किया है कि उन लोगों को क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा, उन लोगों के परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। रीजन क्या है? तो देखिए, अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है ये। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग भी तो एग्जाम एग्जाम में जब अपना एग्जाम अच्छा करके आते हैं तो स्कूल के अंदर आपने देखा होगा जो फर्स्ट रैंक लेकर के आता है उसे ना ट्रॉफी दी जाती है ना, मेडल दिया जाता है। ऐसा कि फर्स्ट रैंक आई है तो उसको बड़ी ट्रॉफी मिल रही है, सेकंड को छोटी, थर्ड को और छोटी। क्यों दिया जाता है? ताकि लोग क्या हैं कि प्रोत्साहित हों लोग। मतलब अब मैं आपसे कहूं, चलिए पढ़ाई की ही बात कर ली हमने, खेल की बात कर लेते हैं। खेल में भी होता है ना, जो लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि ज्यादा लोग जागरूक होकर हर कोई आगे आना शुरू कर दे कि हमको कम से कम आगे आना, ताकि हमको ये अवार्ड मिल सके, ये सम्मान मिल सके। तो ऐसे ही ये जो पहल शुरू की है ये पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ना अंगदान करें और क्या हो, लोगों के बीच में इसकी जागरूकता बढ़े और लोगों का जीवन जो है वो बच सके। अच्छा, अंग प्रत्यारोपण मामले में भारत जो है वो दुनिया में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 अगस्त को मनाया जाता है। यहां पर एक चीज नोटिस कीजिएगा, ये जो अंगदान दिवस है 3 अगस्त को, ये राष्ट्रीय अंगदान दिवस है। कौन सा? राष्ट्रीय अंगदान दिवस। एक विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 13 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को। 3 अगस्त को राष्ट्रीय अंगदान दिवस, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। 3 अगस्त को हम लोग जो अंगदान दिवस मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? तो 3 अगस्त को 1994 को पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, है ना, इसलिए हम राष्ट्रीय अंगदान दिवस इसी दिन को मनाते हैं। अंगदाता माह की यानी बात करें तो जुलाई महीना जो है इसको अंगदाता माह के रूप में मनाया जाता है। मुख्य रूप से 6 अंग दान कर सकता है कोई भी मनुष्य। दरअसल ये वो अंग हैं जो मरने के बाद इंसान दान करता है, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, दान तो हम बहुत सी चीजों का करते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे तो हड्डियों का भी दान कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे स्किन का दान कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो 6 अंग, इसके अंदर मतलब ये कहने का मतलब है कि जब आदमी की मृत्यु हो जाती है, यानी ब्रेन डेड हो जाए,
है ना? कि अब मृत्यु तो हो गई है, लेकिन उसके कुछ घंटों का जो समय बचा रहता है मरने के बाद, उसमें हम इन 6 मुख्य अंगों का दान कर सकते हैं। कौन-कौन से? हृदय, फेफड़ा, किडनी, यकृत, अग्नाशय, आँत। इसके अलावा मुख्य रूप से हम क्या कर सकते हैं? हम रक्त का भी दान कर सकते हैं, हम आँख का दान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आँख के अंदर हम आँख का दान नहीं करते हैं, हम उसके अंदर जो कॉर्निया होती है ना, सिर्फ़ उसका दान करते हैं। आँख के अंदर जो कॉर्निया होती है, जो लेयर होती है पतली-सी, उसका ही दान किया जाता है, पूरी आँख का दान नहीं होता है, ठीक है? रक्त हो गया, उसके अलावा फिर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप स्किन की बात कर लेते हैं, जैसे जब कोई इंसान जल जाता है या फिर किसी को मतलब बहुत ज़्यादा कोई अगर परेशानी है स्किन की, तो उसके स्किन को लगाने के लिए भी मतलब उसके उपचार में भी स्किन का यूज़ किया जाता है ना? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इन सब क्वेश्चन से। लास्ट टाइम पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और वो क्वेश्चन क्या था कि अभी हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो दिल्ली की जो 4th महिला सीएम बनी थी, चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी थी, वो कौन बनी थी? वो बनी है रेखा गुप्ता। बिल्कुल सही आंसर था आप लोगों का, है ना? तो आपको ध्यान रखना है रेखा गुप्ता दिल्ली की अभी नई मुख्यमंत्री बनी है। और आज आपके लिए एक छोटा-सा क्वेश्चन क्या है कि एक्सपायर हो चुकी दवाओं को निपटाने के लिए, इनके निपटान के लिए, है ना? एक परियोजना शुरू की गई है, एन प्राउड नाम की परियोजना। आपको बताना है कि ये परियोजना जो है वो किसने शुरू की है? कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। पीडीएफ जो है ये आपको एज़ इट इज़ कहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा? आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। आप वहाँ से क्या कीजिएगा? डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना? आपके रिवीजन में बहुत हेल्प होने वाली है और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल पे आपको अगर न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स जो एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, मैं वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, है ना? और भी बहुत सी चीज़ें हैं, व्हाट्सएप चैनल आप जॉइन कीजिएगा उसको भी। और इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट रखा है मैंने, मात्र 100 लाइक का टारगेट रखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, है ना? मुझे उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।